सिनेमा के सभी देखने वालों की खिदमत में मैं जावेद नसीम अपना बहुत सारा आदाब, सलाम, प्यार, नमस्कार बहुत कुछ पेश करता हूँ। आप सोच रहे होंगे कि आज जावेद भाई थोड़े बहके बहके अंदाज में बात कर रहे हैं। इसकी वजह यह है कि आज मैं बहुत खुश हूँ और खुशी में तो कभी कभी इंसान के मुंह से अनचाहे तरीके से अल्फाज निकल जाते हैं, कभी कभी कदम डगमगा जाते हैं। आज कुछ ऐसी कैफियत मेरी है। वजह इसकी यह है कि रफ़ी साहब की जिंदगी में और उनके जाने के बाद कुछ लोग ऐसे रहे जो रफ़ी साहब को डिमोरलाइज करने की कोशिश करते रहे, उनकी जड़ें काटते रहे। लेकिन वो जो कहते हैं ना कि जिसका निगहबान ऊपर बैठा अल्लाह है, उसे कोई कैसे नुकसान पहुंचा सकता है। और रफ़ी साहब का मामला तो ये था कि रफ़ी साहब न सिर्फ ये कि अताई थे, बल्कि खुदा ने उन्हें ऐसी इज्जत बख्शी थी कि उनके नाम के साथ ही साहब लगा दिया था। उनके दुश्मन भी उन्हें साहब कहकर ही मुखातिब करते थे। एक तरफ तो उन्हें इतनी इज्जतें मिल रही थी, लेकिन दूसरी तरफ इंडस्ट्री के कुछ लोग ऐसे थे जो उनके खिलाफ भी थे। हालांकि उनके बिना चलता भी नहीं था, लेकिन गाहे गाहे उन्हें नुकसान पहुंचाने से बाज भी नहीं आते थे। रफ़ी साहब इस दुनिया से चले गए, आज 45 साल होने को आए, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं कि उनके जाने के बाद भी उनके नाम से बकवास का सिलसिला उन्होंने जारी रखा। तरह तरह से रफ़ी साहब के बारे में ऊंची बातें। ये नहीं सोचते कि जब हम किसी को गिराने की कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें हमारी औकात का भी अंदाजा हो जाता है। किसी शायर ने क्या खूब कहा कि तुम गिराने में लगे थे, तुमने सोचा ही नहीं, मैं गिरा तो मसला बनकर खड़ा हो जाऊंगा। और ऐसा ही हुआ। मिसाल के तौर पे अभी सारे लोगों को जाने दीजिए, मैं सिर्फ आशा जी की बात करूंगा कि जैसा कि आप जानते हैं कि दर्जनों ऐसे वीडियोस हैं यूट्यूब पे कि जहां पे आशा जी ने रफ़ी साहब के बारे में अनाप शनाप किस्म की बातों का इजहार किया है, ओछे जुमले कहे, उन पे तंज किया। कई जगहों पे उन्होंने खुद को रफ़ी साहब से बेहतर बताने की भी कोशिश किया। ये सारी चीजें चल रही थी। हालांकि आशा भोसले हमारे देश की एक ऐसी सिंगर हैं कि जिन्होंने रफ़ी साहब के साथ 904 डुएट गीत गाए। और मैं समझता हूं कि जब हम किसी के साथ बहुत तवील अरसा गुजारते हैं तो उनके साथ हमारी एक रग़बत हो जाती है, एक बहुत अच्छे रिश्ते इस्तवार हो जाते हैं, खास तौर से अगर उसमें हमारा प्रोफेशन भी शामिल हो। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। न जाने आशा जी को क्या कॉम्प्लेक्स है कि हमेशा से वो इस कोशिश में लगी रही कि वो ये साबित करें कि वो रफ़ी साहब से हर मामले में बरतर है। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो YouTube हाजिर है मेरी बातों की गवाही देने के लिए कि जब ऐसे बहुत सारे वीडियोस हैं जिसमें कहीं वो कह रही हैं रफ़ी साहब तो इम्प्रोवाइज नहीं करते थे, वो म्यूजिक डायरेक्टर जैसा उनको बताते थे वो तो वैसा गा के चले जाते थे, लेकिन हम लोग तो अपनी तरफ से इम्प्रोवाइज करते थे। मैंने उसके जवाब में कहा भी था कि रफ़ी साहब का एक भी गाना ऐसा बता दीजिए कि जिसमें रफ़ी साहब अपने तरीके से उस गाने को इम्प्रोवाइज नहीं किया। कंपोजर का काम है, म्यूजिक डायरेक्टर का काम है कंपोजिशन को बना देना, और बना के जब वो किसी गुलकार को सौंपते हैं तो अब ये गुलकार की जिम्मेदारी होती है या उसकी फनकारी होती है कि वो उस कंपोजिशन को अपनी जानिब से कितनी बुलंदी तक ले जा सकता है। और अगर मेरी बात करें तो मैं तो सैकड़ों नहीं हजारों ऐसे गीत रफ़ी साहब के मैं आपके सामने पेश कर सकता हूं। जिस तरह से मैंने अभी सुरेश वाडकर के बयान की धज्जियां उड़ाई कि मैंने हर साल में रफ़ी साहब ने कितने गीत गाए वो आपके सामने पेश कर दिया, उसी तरह से मैं ये साबित कर सकता हूं कि रफ़ी साहब ने हर गाने में इम्प्रोवाइजेशन की। और कई गाने तो बिल्कुल मुंह बोलती मिसाल है। मिसाल के तौर पे आजा रे आ जरा, लहरा के आ जरा, इस गाने को आप सुन लीजिए। आगे की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, इस ज़मन में और भी कुछ गाने हैं। अकेला हूं मैं, हम सफर ढूंढता हूं, आप इस गीत को सुनिए। अगर और जानना चाहते हैं तो वो जो राजकुमार का गाना है, दिलरुबा दिल पे तू ये सितम किए जा, ऐसे ऐसे सैकड़ों गाने हैं। ये इम्प्रोवाइजेशन नहीं है तो फिर क्या है, आप ही बताइए। चलिए साहब, एक मौके भी कहती हैं कि शम्मी कपूर साहब रफ़ी साहब को गाना सिखा रहे थे। शम्मी कपूर साहब रफ़ी साहब को गाना सिखा रहे थे कि इस गीत को आपने कैसे गाना है। शम्मी कपूर साहब रफ़ी साहब को गाना सिखा रहे थे। रफ़ी साहब तो नहीं सीख सके, मैं बाहर बैठी थी और मैंने सुन लिया, और मैंने सुन के मैंने जब मैं रूम के अंदर गई तो हूबहू वैसे ही गा दिया उस गीत को जैसा कि शम्मी कपूर चाहते थे। तो 500-500 रुपए की शर्त थी और मैं तो शर्त जीत गई। एक मौके पे कहती हैं
कि मेरा जो वर्जन है, जहां में ऐसा कौन है जिसको गम मिला नहीं, ये वर्जन हमारे डुएट वर्जन से बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ और बहुत अच्छा है भी। वो गाना जो कि अब एक लैंडमार्क बन गया है हमारे म्यूजिक इंडस्ट्री का, अभी ना जाओ छोड़ करके दिल अभी भरा नहीं। इसके मुकाबले में वो अपने वर्जन को बताती हैं कि मेरा वर्जन ज्यादा बेटर है, जबकि ऐसे बहुत सारे हमारे सुनने वाले हैं हजारों की तादाद में कि जिन्होंने कहा कि भाई हमने तो ये गीत सुना ही नहीं, और अगर सुना भी है तो हमें याद नहीं। ये तो वो सारी बातें हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं तो एक ऐसा भी वीडियो है कि जब मैंने देखा कि किसी मौके पे किसी फंक्शन में वो गई हैं और उस प्रोग्राम में वो रफी साहब के हवाले से वो प्रोग्राम हो रहा था, और वहां पे जाकर उन्होंने किशोर जी की बातें शुरू कर दी, किशोर जी का बखान शुरू कर दिया। एक मौके पे ऐसा भी हुआ कि चैनल वाले ने उनसे पूछा कि आपने रफी साहब के साथ 900 से भी ज्यादा गीत गाए, कोई ऐसा गीत जो आपको याद हो, हमारे चैनल पे जरा उसकी 2 लाइन गुनगुनाइए। तो उन्होंने पेशानी को मलना शुरू किया, याद करना शुरू किया, और फिर कहा कि इस वक्त तो मुझे कोई ऐसा गीत याद नहीं, हाँ अगर किशोर जी की बात करें तो मैं उनकी गीत आपको बता सकती हूँ। आशा भोसले जी का बयान मैं अपनी जानिब से नहीं कह रहा हूं, ये सारी की सारी बातें ऑथेंटिकेटेड हैं, यूट्यूब पे इनके वीडियोस मौजूद हैं। और आशा भोसले जी के जो सुपुत्र हैं श्री आनंद भोसले जी, हो सकता है कि अपनी मदर के बारे में, उनके बयानात के बारे में वो उनको पता नहीं हो। ये भी मुमकिन है कि वो कितनी बड़ी शख्सियत है आशा भोसले जी, ये भी शायद उनको पता नहीं हो। एक मौके पर उन्होंने कहा कि मेरी मदर ने 12,000 गीत गाए, रफी साहब ने तो 5,000 गीत गाए। बिल्कुल सही बात है, लेकिन उनकी मदर तो आज तक बाहयात हैं, रफी साहब तो आज से 45 साल पहले चले गए। दूसरी बात यह है कि सवाल ये नहीं है कि आपने कितने गीत गाए और कितने गीत नहीं गाए, सवाल तो यह है कि कितने कम गीत गाकर भी रफी साहब के नाम से नाइट्स मुनक़िद किए जाते हैं, पूरी दुनिया में प्रोग्राम्स होते हैं, रफी साहब के नाम की लोग रोटी खाते हैं। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो मुझे बताइएगा। बल्कि एक बहुत ही टेक्निकल बात मैं आपको बताऊं कि अगर किसी शहर में कोई भी म्यूजिकल प्रोग्राम चल रहा है तो पूछा जाता है कि आज के इस प्रोग्राम में रफी सिंगर कौन है। कोई ये नहीं पूछता कि इसमें आशा सिंगर कौन है या लता सिंगर कौन है, ये पूछते हैं कि फीमेल में कौन है, रफी साहब की आवाज में तो फला है रफी सिंगर, फीमेल में कौन है। अगर मेरी बात पे यकीन नहीं है तो आप अपने तौर से इस बात को वेरीफाई करके देख लीजिए कि पूछने वाला ये पूछता है कि इस प्रोग्राम, आज के प्रोग्राम में रफी सिंगर कौन है और उसके बाद किशोर सिंगर कौन है। कोई नहीं पूछता कि लता सिंगर कौन है और आशा सिंगर कौन है। ये है इनकी पॉपुलैरिटी और ये है हकीकत। इस तरह से ये बातें चलती रही और इनकी लिस्ट बहुत ही तवील है, लेकिन मुझे हैरत है कि आनंद भोसले जी की आंखों से ऐसा कोई भी वीडियो नहीं गुजरा। अब यह हुआ कि मुझे इस बात की खुशी है, मेरे चेहरे पे जो मुस्कुराहट आई थी वो इसलिए आई थी कि शाहिद रफी भाई का एक पॉडकास्ट आता है, तकरीबन 1 घंटे से भी ज्यादा, 1 घंटा 12 मिनट, जहां पे उन्होंने बहुत सारी बातों के जवाब दिए और बड़े ही कैंडिड जवाब दिए। और इस बार पहली बार मैंने शाहिद रफी साहब के चेहरे पे एक गुस्से की अलामत देखी, उनके अंदाज में मैंने बहुत ही गुस्सा पाया, नाराजगी पाई, और उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातों का इंकिशाफ किया कि जिसे सुनने के बाद आशा भोसले जी एंड फैमिली, जिसमें आनंद जी भी शामिल हैं, उनके आनंद भोसले जी, उन्हें यह बात बहुत बुरी लगी और उन्होंने एक इंग्लिश पेपर को बहुत लंबा चौड़ा एक इंटरव्यू दे डाला और उन्होंने खास तौर से इस बात का इजहार किया कि ये शख्स जिसके दिल में इतनी नफरत भरी हुई है, अगर ये अपनी नफरतें बांटने के बजाय रफी साहब की तरह, अपने बाप की तरह कोई कारनामा अगर अंजाम दे तो मैं समझूंगा। फिर आगे बढ़ते हैं और बढ़ने के बाद में कहते हैं कि रफी साहब और आशा जी के मामले में किसी थर्ड पर्सन को बोलने का क्या इख्तियार है। जी, रफी साहब और आशा जी या लता जी के मामले में किसी थर्ड पर्सन को बोलने का क्या इख्तियार है। आनंद भोसले जी जो कि आशा जी के बेटे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आशा जी के मामले में अगर वो कह रहे हैं तो वो तो थर्ड पर्सन बिल्कुल नहीं है।
वो तो उनका अपना खून है, उनके लख्ते जिगर हैं, उनके बेटे हैं। और आनंद भोसले जी का ये मुकम्मल इख्तियार है, समाजी तौर से भी, अखलाकी तौर से भी और कानूनी तौर से भी, कि वो अपनी मदर के लिए उठ खड़े हों, और उन्होंने बिल्कुल ऐसा भी किया, जिसके लिए मैं उनकी सराहना करता हूं कि उन्होंने एक बेटा होने का फर्ज अदा किया। वो हरगिज थर्ड पर्सन नहीं है, लेकिन जिस थर्ड पर्सन की तरफ इशारा किया उन्होंने, वो क्या थर्ड पर्सन है? आप अगर आशा जी के बेटे हैं तो शाहिद रफी मोहम्मद रफी साहब के बेटे हैं, मोहम्मद रफी साहब का खून है, मोहम्मद रफी साहब के जानशीन हैं, और मोहम्मद रफी साहब पे उंगली जो भी उठे उसे मोड़कर सामने वाले की जानिब घुमा देने का उनका भी इखलाकी, समाजी और कानूनी ये इख्तियार है, उनका हक है, उनका अधिकार है। अगर आप थर्ड पर्सन नहीं हो सकते तो शाहिद रफी जो अपने वालिद साहब के बारे में बातें कर रहे हैं, वो थर्ड पर्सन कैसे हो गए? और ये आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर आपके अंदर इतना दमखम है तो अपने बाप के रास्ते पे चल के दिखाइए, अपनी म्यूजिकल वर्ल्ड में अपने बाप की तरह कोई कारनामा अंजाम देकर दिखाइए। बिल्कुल सही कहा आपने। माफ कीजिएगा, शाहिद रफी साहब को तो काफी लोग जानते हैं, लाखों की तादाद में जानते हैं, इज्जत करते हैं। बल्कि मैंने खुद अपनी निगाह से देखा है कि कुछ ऐसे प्रोग्राम जहां पे शाहिद भाई मौजूद थे, रफी साहब के शहदाई देखकर उन्हें रोने लगे, उन्हें छूने के लिए बेकरार हो गए, कुछ लोग उनके पैरों पे गिर पड़े। और ये मेरी नजर का देखा हुआ है, और एक दो बार नहीं, कई बार। आपकी अगर बात करें श्री आनंद भोसले जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि अगर आपके नाम के साथ भोसले लगा हुआ न होता तो सोचना पड़ता कि भाई ये आनंद कौन है, जिन्होंने आशा जी के बारे में आशा जी को डिफेंड करने की कोशिश किया है। भोसले की वजह से पता चला कि शायद, अनुमानित एक ख्याल आया कि शायद लगता है कि आशा जी के बेटे हैं। तो भाई आप जहां पे खड़े होकर आशा जी को डिफेंड कर रहे हैं, शाहिद रफी तो कहीं ना कहीं इस स्टेटस में आपसे बुलंदी पर नजर आते हैं। और माफ कीजिएगा, यह बात मुझे कहने दीजिए कि अगर हम फनकारी की बात करें, मकबूलियत की बात करें, पॉपुलैरिटी की बात करें, फैन फॉलोइंग की बात करें, तो आशा जी के सामने रफी साहब उनसे बहुत आगे थे, बहुत आगे। मैं गायकी की बात कर रहा हूं, मैं गुलकारी की बात कर रहा हूं। आशा जी नो डाउट शी इज अ वेरी वर्सटाइल गुलकारा, हमारे देश की आन बान शान है वो। हमारे देश की दूसरी सबसे बड़ी जो गुलकारा हैं वो आपकी मदर आशा भोसले जी हैं, दिल से मानता हूं। आशा जी ने गायकी का कोई भी ऐसा रंग नहीं है जो उन्होंने फीमेल गायकी में छोड़ दिया हो। हाँ, एक रंग जिसमें आपकी जो लता जी थी वो उनसे आगे रही हमेशा, वो था सादगी का रंग, दोशीजगी का रंग, पायसनेस का रंग, जिसकी आपकी मदर के पास उस रंग की थोड़ी सी कमी थी। उनके गानों में चाशनी भी थी, रंगीनी भी थी, ताजगी भी थी, खूबसूरती भी थी, शोखी भी थी, सब कुछ था, लेकिन वो जो एक नाजुक सी आवाज होती है, मैं तो तुमसे नैन मिला के हार गई सजना, नींद कभी रहती थी आंखों में अब रहते हैं सांवरिया, सपनों में मेरे तुम आओ तो मैं सो जाऊं, ये जो चीज है, ये जो कलर है, ये तो लता जी का हिस्सा था। और लता जी अपनी आखिरी दम तक हमारे देश की नंबर 1 फीमेल सिंगर रही। और ये जो होड़ है, ये जो जंग आशा जी ने छेड़ रखी है रफी साहब से, तो भैया कंपैरिजन तो हमेशा एक तरह की दो चीजों में होता है। आशा जी का कंपैरिजन किसी और फीमेल सिंगर से तो हो सकता था, लेकिन एक मेल सिंगर से कंपेयर करना, ये कौन से तुक की बात है? अगर पॉपुलैरिटी की बात करें, आप आजमा लीजिए, मैं आपसे कह रहा हूं कि आप आजमा लीजिए, महफिलों में जाइए, बाहर जाइए और जिक्र कीजिए आप, और फिर देखिए कि लोग क्या कहते हैं।
आपको खुद अंदाजा हो जाएगा। और ऐसा नहीं कि आपको अंदाजा नहीं, आपको भरपूर इस बात का अंदाजा है कि पॉपुलैरिटी के लेवल में, पॉपुलैरिटी के चार्ट में, वो CNN हो या स्क्रीन हो या IBN हो या कोई भी हो, सबों ने एकजुट होकर कहा कि रफी साहब इज द ग्रेटेस्ट। लेकिन रफी साहब का लता जी से, आशा जी से मुकाबला कभी नहीं हो सकता। रफी साहब हैं, वो एक मेल वॉइस है, एक मेल सिंगर है। अगर उनका मुकाबला कहीं हम करेंगे भी तो किसी मेल गायक के साथ ही करेंगे। ये और बात है कि ही इज द अनक्राउंड किंग, उनके आगे पीछे दाएं बाएं उनके लेवल का कोई है ही नहीं। और हुजूर वाला एक बात मैं आपको और बता दूं कि जहां तक प्लेबैक सिंगिंग की बात हम करें, आई मीन सो फॉर द प्लेबैक सिंगिंग इज कंसर्न, ही वॉज द ट्रेंड सेटर। रफी साहब ने इंडस्ट्री वालों को बताया, गायकों को बताया प्लेबैक सिंगिंग क्या होती है। सिंगर तो हमारे यहां दर्जनों की तादाद में थे उस समय भी, बट प्लेबैक सिंगिंग क्या होती है इससे रफी साहब ने बताया, इससे रफी साहब ने डिफाइन किया। इन्होंने प्रैक्टिकल वे में दिखाया कि दिस इज प्लेबैक सिंगिंग। यही तो लोग कहते हैं कि वो जिस कैरेक्टर की आवाज में गाते हैं लगता है कि वही गा रहा है। ये इम्प्रोवाइजेशन नहीं है, ये उनकी कला नहीं है, वरना सबकी आवाज में वो एक ही तरह गाते हैं। आपने तो ये माइंड किया ही होगा। जाहिर सी बात है कि आपके घर पे भी रफी साहब के गाने तो बजते ही होंगे। अगर खुशी में ना बजे, खुशी से ना बजे, तो कम से कम सुनने भर के यार ये आदमी कैसा गाता, कौन है ये, इतना जानने के लिए भी कभी कभी हम अपने ओपोनेंट्स को सुन लेते हैं। इतना भर तो हुआ ही होगा आपके यहां। और अगर डुएट्स आप सुन रहे होंगे जिसमें आशा जी की आवाज है, साथ में रफी साहब है, फिर तो आपके सामने एक बड़ी लंबी चौड़ी 904 गानों की लिस्ट होगी जिसमें रफी साहब ने और आशा जी ने कमाल कमाल किया है। जवाब नहीं है, कोई जवाब दे नहीं सकता। आज भी अगर हम सुनते हैं दीवाना हुआ बादल, तो कोई भी स्टेज शो इस गीत के बिना मुकम्मल नहीं होता। संजीदा गायकी की बात करें तो मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, कभी गम न देना खुशी देने वाले, इसका कोई तोड़ नहीं हो सकता। अगर हम अटखेलियों वाले गाने की बात करें तो दीवाना मस्ताना हुआ, दिल जाने कहां होके बाहर आई, सुने आप इस गाने को। अच्छा जी मैं हारी चलो मान जाओ ना, सुने इस गाने को। ये दोनों महान कलाकार जब आपस में एक तरफा टकराते हुए नजर आते हैं तो अच्छा नहीं लगता। और फिर आशा जी ने कभी इस बात का एतराफ नहीं किया कि हाँ उन्होंने कभी जज्बात में ऐसी कोई बात कह दी है, जबकि यूट्यूब भरे पड़े हैं। एनीवे, मैं इस बात को ज्यादा तूल न देते हुए सिर्फ आनंद जी आपसे सिर्फ ये कहना चाहूंगा और बड़ी विनम्रता से कहना चाहूंगा, अब इस सिलसिले को खत्म कर दीजिए, बहुत हो गया। अब अल्लाह के फजलो करम से हमारी आशा जी भी 92 इयर्स की हो गई है। 8 साल के बाद हम उनकी सेंटेनरी सेलिब्रेट करेंगे और यकीन कीजिए कि उनकी सेंटेनरी में उनके 100वें साल को भी हम लोग उसी उत्साह से मनाएंगे, उसी खुशी से मनाएंगे, उसी सम्मान से मनाएंगे और उसी गर्व से मनाएंगे कि आज हमारे देश की ये सबसे बड़ी गायिका इस वक्त 100 साल की हो गई। लता जी की बड़ाई अपनी जगह पर, लेकिन आशा जी की बड़ाई से भी इनकार तो नहीं किया जा सकता और न कभी हम लोगों ने इनकार किया, ना ही कोई बंदा इनकार कर सकता है। जो कुछ उन्होंने किया है पिछले वर्षों में अपने आप में कमाल है। तो हम तो भाई आशा जी की बहुत इज्जत करते हैं और उन्हें बहुत बड़ा गायक मानते हैं और वर्सेटैलिटी में तो हम आशा जी से बड़ा फीमेल सिंगर में किसी को मानते ही नहीं। लेकिन आशा जी को भी लाजिम है कि जिनके साथ इन्होंने इतने बरसों तक काम किया, इतना खूबसूरत काम किया, उनके बारे में, जबकि वो अब इस दुनिया में नहीं है, उनके गए हुए भी इस दुनिया से 45 साल हो गए, अब तो उनके नाम से मनगढ़ंत बातें और खुद को खुश करने वाली बातें ना करें, क्योंकि अब जिस उम्र में आशा जी हैं उन्हें सम्मान की जरूरत है। अभी आपने कहा ना उसमें कि मेरी मदर 92 इयर्स की हो गई हैं और जब इस तरह की बातें सुनती हैं तो उन्हें बहुत ही दुख होता है, उन्हें बहुत ही तकलीफ होती है। आपने कहा ना भाई साहब, जब आशा जी रफी साहब के बारे में इस तरह की बातें करती हैं तो आपने कभी सोचा कि इससे रफी साहब की फैमिली को, रफी साहब के चाहने वालों को, उनके मद्दाहों को कितनी तकलीफ होती है? वो भी ऐसी बातें कि जो कि बेसलेस है। एनीवे,
मैं एक बार फिर से शाहिद भाई से भी इस बात की गुजारिश करूंगा और मैं आपसे भी इस बात की गुजारिश करूंगा कि ये जो आपसी तकरार है जो अब बढ़ते बढ़ते नस्ल दर नस्ल आ गई है, दिस इज नॉट गुड सर, दिस इज नॉट गुड। मुझे बहुत ही बुरा लगा कि जब डिफेंड करने के लिए सही आप आशा जी की तरफ से खड़े हो गए, रफी साहब की तरफ से शाहिद रफी साहब खड़े हो गए, तो मुझे ऐसा लगा कि ये कहीं ना कहीं ये नफरतों का जो आदान प्रदान शुरू हो गया है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, ये सही नहीं है सर, ये सही नहीं है। तो मैं तो आपसे यही गुजारिश करूंगा, अब इस सिलसिले को खत्म कीजिए। आप आदरणीय आशा जी से भी कहिए कि अब अगर रफी साहब का जिक्र आता भी है तो उनके बारे में कोई ऐसी बात ना करें जो किसी और नई कंट्रोवर्सी को जन्म दे, क्योंकि उन्हें भी दुआओं की जरूरत है, सम्मान की जरूरत है, भरपूर प्यार की जरूरत है। प्यार तो हम सब बहुत करते हैं, लेकिन जब रफी साहब की ऐसी उनके खिलाफ बातें सुनते हैं तो फिर उस सम्मान में कहीं ना कहीं उस पर एक सवालिया निशान लग जाता है। मुमकिन है कि मेरी ये दो टोक बातें, मेरी ये कैंडिड बातें मुमकिन है कि आपको नागवार लगी भी होंगी। अगर आशा जी ने इस एपिसोड को देखा तो उन्हें भी बुरा लगेगा, बट प्लीज नो हार्ड फीलिंग्स। मेरा मकसद आपको या आशा जी को न तो तकलीफ पहुंचाना है, न तो उनकी दिल आजारी या आपकी दिल आजारी है, और ना ही मुझे किसी को छोटा या बड़ा करता है। जाने के बाद कौन छोटा रहता है कौन बड़ा रहता है किसने देखा। आज रफी साहब नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि उनकी यादें, उनकी बातें, उनके नगमात हमारे साथ हैं, उनकी मोहब्बत हमारे दिलों में आज भी किसी शमा की तरह रोशन है। और आप देखिए ना, चलते चलते मैं आपको एक बात बताऊं, 24 दिसंबर और 31 जुलाई पूरी दुनिया में ये 2 दिन इतने धूम से मनाए जाते हैं, लोग इतना इस तरह से सेलिब्रेट करते हैं कि लगता है कि ये कोई जैसे त्यौहार होते हैं, ईद और बकरीद के, दिवाली के, इस तरह के एक त्यौहार लोगों ने बना लिया है। और शहरों शहरों रफी साहब के नाम से प्रोग्राम्स होते रहते हैं जिनकी तादाद हजारों में है, और हजारों में ऐसे लोग हैं जो रफी साहब के गाने गाकर अपनी घर की रोजी रोटी चला रहे हैं। आज उनके पास जो नाम है, दौलत है, शोहरत है, वो रफी साहब के गानों को गाकर है। ये रफी साहब का एजाज है। तो ऐसा शख्स जिसके नाम से दूसरे शोहरत पाते हैं, दौलत पाते हैं, फैन फॉलोइंग पाते हैं, ऐसे शख्स की तो जाहिर सी बात है कि इज्जत बनती है ना। क्या ख्याल है आपका? चलिए आनंद जी, मैं आपसे भी इजाजत चाहूंगा। आप ही मेरे भाई हैं और यकीन करें कि मेरी आपके साथ कोई जाती ख्वाहिश नहीं है। मैंने सिर्फ आपको यह समझाने की कोशिश किया कि ये जो नफरतें हैं ना, इसका खात्मा हो जाना चाहिए। ये जो बयानबाजियां हैं, इसका खात्मा हो जाना चाहिए। ये स्टेटमेंट है, अभी आपने एक स्टेटमेंट दिया शाहिद भाई के ऊपर, फिर अब शाहिद भाई एक स्टेटमेंट लाएंगे, ये सिलसिला फिर बड़ा तवील हो जाएगा और ये सही नहीं। आज की इस दुनिया में बहुत सारे मसाइल हैं, बहुत सारी बातें हैं करने के लिए। कब तक हम उलझे रहेंगे कि कौन बड़ा कौन छोटा, किसने बेहतर गाया, किसने, अरे सबों ने अपना अपना काम किया भाई, और जिसने भी अपना काम किया उसने अपना द बेस्ट दिया है दुनिया को। आपकी मदर ने भी अपना द बेस्ट दिया है, रफी साहब ने भी अपना द बेस्ट दिया। उनके ताल्लुकात उनकी जिंदगी में तो बड़े अच्छे रहे, फिर अचानक ये खराबियां क्यों पैदा हुई आज तक मेरी समझ में नहीं आया। क्या वजह है इसकी, ये कॉम्प्लेक्स क्यों है उन्हें, ये आज तक मेरी समझ में नहीं आया। बहरहाल अगर है भी तो अब वक्त आ गया है कि इस कॉम्प्लेक्स को खत्म कर दिया जाए। तो बस दोस्तों, मैं आपसे भी इजाजत चाहूंगा, यानी कि सिनेमा माया के तमाम व्यूअर्स से, वरना शायद मेरी बातें और तवील हो जाएंगी। और न सिर्फ ये कि मैं शुक्रिया अदा करूंगा आप लोगों का भी। तो अपने तमाम दोस्तों की सेवा में मैं जावेद नसीम आज के लिए इस एपिसोड को यहीं पर ख़त्म कर रहा हूं, इस गुजारिश के साथ कि अपना पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे तो बस मोहब्बत का ही पैगाम है। हम एक देश के हैं और जहां तक संगीत की बात आए तो फिर आवाज की दुनिया के सभी दोस्तों को लाजिम है कि आपस में जितनी ज्यादा मोहब्बतों के साथ एक दूसरे के साथ रिश्ता बनाकर रह सकें। अजीब अजीब तरह की कंट्रोवर्सी नजर आती है, उस पर ध्यान न दें।
हाँ, अगर कोई गलत कह रहा है, जैसे कि मैंने सुरेश वाडकर जी को भी रिकरेक्ट किया, क्योंकि गलत प्रोपेगेंडा इतनी बड़ी अजीम हस्तियों के बारे में कुछ कहने से पहले हमें सोचना चाहिए, और किसी भी बात को कहने से पहले उसकी पूरी जानकारी हमें हासिल कर लेनी चाहिए। फिर उसके बाद अगर हम महफिल में कोई बात कहें तो बात सही होती है, वरना फिर वही होता है कि भाई अपनी बात खुद अपने मुंह में ठूंसनी पड़ती है, होता है ना। चलिए, खुदा हाफिज, नमस्कार, शब खैर।